अब हम बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। पहले इसके नॉर्मल सिक्रेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके सीरम कैल्शियम कम हो और आपका सीरम फॉस्फेट बढ़ा हुआ हो, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही होगी, तो ये आपके पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज पैराथायराइड हार्मोन। एक तो ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, गट में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा वाया विटामिन डी। वाया विटामिन डी ये गट में इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ाता है। दूसरा काम जो ये करता है वो बोन पे करता है। बोन पे क्या काम करता है आपका पैराथायराइड हार्मोन, ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और फिर ये साइटोकाइंस आपके ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन होता है रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन। जब रिजॉर्प्शन होता है बोन का, डिस्ट्रक्शन होता है बोन का, तो तीन चीजें ब्लड के अंदर रिलीज होती है। कैल्शियम रिलीज होता है ब्लड के अंदर, फॉस्फेट रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिलीज होता है ब्लड के अंदर। जो चीज ब्लड के अंदर आएगी वो किडनी से एक्सक्रीट होगी, तो इसलिए हाइड्रोक्सी प्रोलिन जो है वो डायरेक्टली आपका किडनी के थ्रू यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन कैल्शियम और फॉस्फेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम और फॉस्फेट जब भी किडनी के अंदर जाएंगे तो आपका कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। अगर पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है तो किडनी से आपके इस कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन हो जाता है। अब डिटेल में अगर समझे तो इस कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर कैसे होता है वो समझते हैं। तो देखो, पहली बात, आपके ब्लड से ये कैल्शियम जो है आ जाता है नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन का जो डिस्टल पार्ट है, उस डिस्टल पार्ट के जो सेल्स होते हैं नेफ्रॉन के, उनके ऊपर होता है पैराथायराइड रिसेप्टर्स। तो जब ब्लड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट होगा तो ये आपके पैराथायराइड रिसेप्टर पर बैठेगा। और जब पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड रिसेप्टर पर बैठेगा तो डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड के अंदर। ओके, तो बेसिकली जो यूरिन के अंदर जाने वाला कैल्शियम था वो कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन और रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरे के पूरे आपके कैल्शियम का। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, नॉर्मली आपका जो फॉस्फेट होता है, नॉर्मली फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है आपके बॉडी से? नॉर्मली फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से होता है। फॉस्फेट आपके यूरिन में आएगा, पीसीटी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं और इन सेल्स के अंदर, पीसीटी के सेल्स के अंदर एक ट्रांसपोर्टर होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं सोडियम फॉस्फेट आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम फॉस्फेट आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपके फॉस्फेट का जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर। ये नॉर्मली होता है। लेकिन जब पैराथायराइड हार्मोन आपका रिलीज होगा, जब पैराथायराइड हार्मोन आपका रिलीज होगा तो ये फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैराथायराइड हार्मोन जो है इस पैराथायराइड रिसेप्टर पर बैठेगा, जिसके बाद आपका एडिनाइल साइक्लेज जो है ये एक्टिवेट होता है। ये एडिनाइल साइक्लेज जो है एटीपी को कन्वर्ट करता है एएमपी के अंदर। फिर जो एएमपी है ये कन्वर्ट हो जाता है सीएएमपी के अंदर। और ये जो सीएमपी है जब ये फॉर्म होता है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करता है और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है क्या कर देता है, ये इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण जो फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन होना था वो नहीं होता। और जब फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा किसके अंदर? ये एक्सक्रीट हो जाएगा आपके यूरिन के अंदर। अब फॉस्फेट यूरिन के अंदर जब एक्सक्रीट हो रहा है तो साथ में यहाँ पर जो आपका सीएमपी बना हुआ था, जो जिसने सीरीज ऑफ रिएक्शन चालू की थी, ये सीएमपी भी यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी कि सीएमपी यूरिन के अंदर आपको मिल रहा है, सीएमपी यूरिन के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है इस रिसेप्टर पे प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन अगर सीएमपी आपको यूरिन में नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैराथायराइड हार्मोन जो है अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस पैराथायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। जीएस अल्फा एक ये सब यूनिट होता है और जी नास ये दूसरा सब यूनिट होता है आपके पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्टर। इनका क्या काम होता है, इनको ये आपको क्यों जानना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये दो सब यूनिट्स होते हैं आपके पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्टर के, वो आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल इफेक्ट क्या है पैराथायराइड हार्मोन का? ये सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करता है, सीरम फॉस्फेट को डिक्रीज करता है, यूरिन कैल्शियम को डिक्रीज करता है, यूरिन फॉस्फेट, यूरिन सीएमपी, यूरिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन, इन दोनों को यूरिन के अंदर बढ़ाता है। ये आपके नॉर्मल इफेक्ट हो गया पीटीएच का। पहले डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ना, तो इसमें डिफेक्ट होगा मदर ग्लैंड में, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड में ही डिफेक्ट होगा। एक तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का एडिनोमा हो सकता है, या फिर हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। अब इन डिसीजेस के अंदर अगर आपका सीरम कैल्शियम कम नहीं भी है या फिर आपका सीरम फॉस्फेट बड़ा नहीं भी है, फिर भी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा। मैटर नहीं करता सीरम कैल्शियम कितना है, सीरम फॉस्फेट कितना है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज्यादा ही रिलीज होगा, जिसके कारण ज्यादा बोन रिसॉर्प्शन होगा
जब ज्यादा बोन रिसॉर्प्शन होगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा आपके बोन का, तो ज्यादा कैल्शियम और ज्यादा फॉस्फेट बोन के ब्लड के अंदर रिलीज होगा। जब ज्यादा कैल्शियम और ज्यादा फॉस्फेट ब्लड के अंदर रिलीज होगा, तो बेसिकली ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट भी होगा। और आपका जो पैराथायराइड हार्मोन था वो जो ज्यादा था, ये क्या कराएगा किडनी के अंदर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाएगा ज्यादा, और एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट करवाएगा। जो नॉर्मल काम था ना आपके पैराथायराइड का, अब ज्यादा पैराथायराइड तो ये ज्यादा होगा। जब एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट जब ज्यादा होगा, तो सीरम फॉस्फेट ज्यादा कम होगा, और यूरिन फॉस्फेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होने के कारण सीरम कैल्शियम आपका जो है बढ़ जाएगा काफी। सीरम कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यूरिन कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। ये आप जो है सोचने की बात है कि नॉर्मली जब पैराथायराइड हार्मोन काम करता था, तो वो यूरिन के कैल्शियम को कम करता था। लेकिन यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन जब ज्यादा काम कर रहा है, तो यूरिन कैल्शियम बढ़ क्यों रहा है? यूरिन कैल्शियम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक टाइम के बाद ना इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा बोन का, इतना कैल्शियम ब्लड के अंदर आ रहा होगा कि उतने ब्लड को, उतने कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो थोड़े से कैल्शियम का तो यूरिनरी एक्सक्रीशन होना ही पड़ेगा। इसीलिए यूरिन के अंदर का जो कैल्शियम है वो बढ़ जाता है इन दिस कंडीशन, जहां पर आपका प्राइमरी पैथोलॉजी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर है और बहुत ज्यादा पैराथायराइड जो है हार्मोन ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में? इसमें पहले तो रहेगा पेन, साथ में आपका फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, बोन्स के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे क्योंकि जो बोन है काफी वीक हो चुका है ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन। साथ में जब बोन का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसकी हीलिंग भी चालू हुई रहेगी साथ। तो दोनों चीजें, जो डिस्ट्रक्शन है बोन का ड्यू टू ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और साथ में हीलिंग, दोनों चीजें साथ में चल रही है, तो उसके कारण एबनॉर्मल हीलिंग होगी बोन की, जिसको हम बोलेंगे ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। मतलब बोन का इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, बोन के अंदर जो हीलिंग होगी वो फाइब्रोसिस के थ्रू होगी, और उसके अंदर सिस्टिक कैविटीज बनेगी बोन के अंदर। साथ में ब्राउन ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होगा। ब्राउन ट्यूमर्स क्या होते हैं कि हेमरेज हो जाएगा आपके बोन के अंदर, हिमाटोमा हो जाएगा बोन के अंदर। जो कैपिलरीज होती है बोन के अंदर, ड्यू टू ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो कैपिलरीज फट जाएगी। वो जब फटेगी तो हिमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा बोन के अंदर, हेमरेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बोन के अंदर। रगर जर्स स्पाइन जो आप ऑस्टियोपेट्रोसिस में देखते थे, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस ऑफ स्कल देखने को मिलेगा। मैंडिबल का डीमिनरलाइजेशन देखने को मिलेगा। और किडनी के अंदर चूंकि यूरिनरी कैल्शियम भी बढ़ चुका है, चूंकि यूरिनरी कैल्शियम भी बढ़ चुका है, अब यूरिन के अंदर मतलब जो नेफ्रॉन्स वाले स्ट्रक्चर है, किडनी वाले स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपका कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम स्टोन्स इन द किडनी। और दूसरा होगा नेफ्रोकैल्सिनोसिस। नेफ्रोकैल्सिनोसिस क्या होता है? इट इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेफ्रॉन, ऑन द इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेफ्रॉन। जब नेफ्रॉन के ऊपर इंटरस्टिशियल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पे कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, तो वो एडीएच को रेजिस्टेंट हो जाएंगे। नॉर्मली आपके ट्यूब्यूल्स पे एडीएच काम करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन जब उनके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, जब नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा, तो उसके बाद वो एडीएच रेजिस्टेंट बन जाएंगे आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स। जब वो एडीएच रेजिस्टेंट बन जाएंगे तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में आप पहले तो पीए पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स को चेक करोगे, वो आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद इमेजिंग करोगे आप पैराथायराइड ग्लैंड की, एग्जैक्टली एडिनोमा कहाँ पे, क्या ये फिर एग्जैक्टली हाइपरप्लेजिया है या नहीं, या फिर कैंसर है, वो आपको देखने के लिए आपको इमेजिंग इमेजिंग करनी पड़ेगी वाया सिस्टम में भी स्कैन। और ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सर्जरी कर देंगे। क्या कर देंगे? सर्जरी कर देंगे। और चूंकि हाइपर कैल्सियमिया हो रहा है, इसलिए कैल्शियम को लोअर कर देंगे। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये आपका इमेज है ब्राउन ट्यूमर का, ब्राउन ट्यूमर ऑफ दी बोन्स। एक्चुअली ट्यूमर यहाँ पर मिजनोमर होता है, क्योंकि जब आप एक्सरे देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये ट्यूमर है, लेकिन ये ट्यूमर नहीं है कोई, ये बस हेमरेज है बोन का। ब्राउन ट्यूमर जो है वो क्या होता है, हेमरेज होता है, हेमाटोमा होता है बोन का। ओके, ये आपका रगर जर्सी स्पाइन है। इसमें सेंट्रल पार्ट होता है आपका वर्टेब्रा का, वो सीवियरली डैमेज हो जाता है। फिर ये तीसरा आपका सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस ऑफ स्कल है। और चौथा है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसमें बोन का इन्फ्लेमेशन, हीलिंग वाया फाइब्रोसिस एंड सिस्टिक कैविटीज इनसाइड द बोन्स आपको देखने को मिलती है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका के अंदर। अब जब भी पेशेंट आपके पास आएगा किसी क्या बोलते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का, तो वो हाइपर कैल्सीमिया की कंप्लेंट्स लेकर आएगा। अब हाइपर कैल्सीमिया के काफी सारे कॉजेस होते हैं, तो आपको हाइपर कैल्सीमिया की कंप्लेंट लेकर जब भी पेशेंट आएगा, तो पहला थोड़ी ना आपके पास डायरेक्टली डायग्नोसिस प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, आपके पास काफी सारे डीडीज होंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सारे कॉजेस क्या होते हैं हाइपर कैल्सीमिया के। पहला कॉज होता है कैल्शियम इंटेक, ज्यादा कैल्शियम इंटेक। ज्यादा कैल्शियम इंटेक कब होता है? कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली एंटासिड्स ले रहे होते हैं, और उन एंटासिड्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसके कारण हो सकता है मिल्क अल्काली सिंड्रोम ड्यू टू इंक्रीज्ड कैल्शियम इंटेक इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड्स। ठीक है, तो ये हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर सकता है। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 और T4 के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को।
तीसरा आपके कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि थायजाइड ड्रग्स। ये थायजाइड ड्रग जो होता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है फ्रॉम द किडनीज इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। जो मल्टीपल माइलोमा होता है, मल्टीपल माइलोमा आपको पता है एक मल्टीपल ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स वाला डिसीज है, जिसमें स्कल के ऊपर पूरे बोन्स के अंदर आपको ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर भी हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। थायराइड अगेन मैंने बताया कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, मैंने आपको बताया प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन के होने के कारण बहुत डिस्ट्रक्शन होता है ब्लड का, जिसके कारण कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। एंड अल्टरेशन ऑफ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर फंक्शन। नॉर्मली ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होता है ये ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम है उसको सेंस करता है और पैराथायरॉइड हार्मोन को सिग्नल भेजता है। अगर इसके फंक्शन में अल्टरेशन हो गया, ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर अगर काम नहीं कर पाया प्रॉपरली, तो वो सेंस नहीं कर पाएगा कि कितना कैल्शियम है, और वो झूठ मूठ का मतलब उसको पता नहीं कि कितना कैल्शियम का लेवल है ब्लड के अंदर, वो फिर भी सिग्नल भेजते रहेगा आपके पैराथायरॉइड हार्मोन को कि कैल्शियम का मुझे कुछ पता नहीं है, तुम इंक्रीज हो जाओ। और पैराथायरॉइड हार्मोन जो है अपने लेवल्स को इंक्रीज कर देगा, लीडिंग टू हाइपर कैल्सीमिया। या फिर आपका अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है, ये लिथियम थेरेपी, जब भी पेशेंट लिथियम थेरेपी पे होगा ना, तो उसका ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होता है ये काम करना बंद कर देता है, या फिर इसके फंक्शन में अल्टरेशन हो जाता है। ओके, ड्यू टू दिस डिसीज दैट इज PFHH, benign familial hypocalciuric hypercalcemia. It is induced by lithium therapy. Okay, it is induced by the lithium therapy. फिर ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है जिसमें ये जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन, जिसके कारण इसके फंक्शन में ये जो रिसेप्टर होगा इसके फंक्शन में अल्टरेशन हो जाएगा। ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे जीन प्रेजेंट होता है। इसके ट्रीटमेंट में आप क्या दो, कैल्सीमाइमेटिक एजेंट्स दोगे, ऐसे एजेंट्स जो कैल्शियम को मिमिक करे, जैसे कि सिनासेलेट, कैल्सीमाइमेटिक एजेंट्स देते हो आप सिनासेलेट जैसे। ओके, तो जब आप ये दोगे तो ये जो रिसेप्टर होगा ये इस सिनासेलेट को सेंस करेगा और उसे लगेगा कि कैल्शियम बढ़ा हुआ है, तो ये सीरम पीटीएच को सिग्नल करेगा कि सीरम पीटीएच बढ़ा, सीरम कैल्शियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तू घट जा, तो सीरम पीटीएच आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। फिर एक होता है आपका बहुत सारे न्यूप्लाज्म्स होते हैं जो कि इस पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेप्टेड पेप्टाइड्स को रिलीज करता है, जैसे कि लंग कैंसर, ये इन पेप्टाइड्स को रिलीज करता है, ये सारा पीटीएच जैसा काम करता है, तो हाइपरकैल्सीमिया कॉज करवाता है। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है विच इज एसोसिएटेड विद मेन वन सिंड्रोम, इट इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। एक्सेसिव विटामिन ए, जब विटामिन ए जो होता है ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। एक्सेसिव विटामिन डी, ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करवाता है, इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाता है। एंड सार्काइडोसिस, सार्काइडोसिस में आपको पता है कि नेकेड ग्रैनुलोमा प्रेजेंट होता है, और ये जो नेकेड ग्रैनुलोमा होता है इसमें बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, और इन मैक्रोफेजेस के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये एक्टिव विटामिन डी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाता है। इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब मान लीजिए विटामिनोसिस हो गया, विटामिन डी का विटामिनोसिस हो गया, बहुत ज्यादा विटामिन डी आपके बॉडी में, या फिर सार्कोइडोसिस हो गया, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं स्टेरॉइड्स। क्यों देते हैं स्टेरॉइड्स? क्योंकि अगर एक्सेसिव विटामिन डी के कारण आपका हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होगा, तो स्टेरॉइड्स देके स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन दी गट को डिक्रीज कर देंगे, तो ये आपका स्टेरॉइड जो है इस एक्सेसिव विटामिन डी को ट्रीट कर देगा। दूसरा, स्टेरॉइड्स अगर आपको दोगे इन केस ऑफ सार्कोइडोसिस, तो ये इस एंजाइम को 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है, thus स्टॉपिंग द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव विटामिन डी इनटू एक्टिव विटामिन डी। और जब एक्टिव विटामिन डी फॉर्म नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं, जिसके कारण आपका हाइपरकैल्सीमिया ट्रीट हो जाएगा। तो स्टेरॉइड को आप इन दो कंडीशंस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स होता है हाइपरकैल्सीमिया के। पहला सिम्टम होता है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, जैसे कि ट्रबल इन कंसंट्रेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिप्रेशन, बेसिकली डम पेशेंट होता है। डम पेशेंट क्यों होता है? क्योंकि जब हाइपरकैल्सीमिया होगा तो जो आपका न्यूरॉन्स है वो डीपोलराइज ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कैल्शियम गार्डिंग बढ़ जाएंगी। जब कैल्शियम गार्डिंग बढ़ जाएगी तो कितना भी सोडियम आपके न्यूरॉन्स के आसपास आ जाए, ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड कैल्शियम गार्डिंग, आपका जो सोडियम है वो स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएगा न्यूरॉन्स को, वो डिपोलराइज ही नहीं कर पाएगा न्यूरॉन्स को। जब वो डिपोलराइज ही नहीं होगे तो इट विल लीड टू ट्रबल इन कंसंट्रेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिप्रेशन। फिर दूसरा होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज। जो कैल्शियम होता है ये HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। नेफ्रोलिथियासिस होगा, ड्यू टू कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा यूरिन के अंदर, तो हाइपर कैल्सियूरिया होगा, जिसके कारण स्टोन्स का फॉर्मेशन होगा आपकी किडनी के अंदर। फ्रैक्चर्स, क्योंकि आपके बोन्स अब वीक हो चुके हैं, उनके अंदर का कैल्शियम फॉस्फेट पूरा बाहर निकल चुका है, तो इट विल लीड टू मेनी फ्रैक्चर्स। लेथार्जी, स्टूपर और कोमा, इसका भी सेम आपका रीजन रहेगा, दैट इज कैल्शियम गार्डिंग बढ़ चुका है। जब कैल्शियम गार्डिंग बढ़ा हुआ रहेगा तो मसल्स के अंदर जो सोडियम के चैनल्स है वो भी काम नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि उनके ऊपर का कैल्शियम गार्डिंग बढ़ा हुआ है, तो सोडियम जा ही नहीं पाएगा, तो पेशेंट पूरा लेथार्जिक फील करेगा, उसके मसल्स जो है डिपोलराइज ही नहीं हो पा रहे। सिमिलरली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि नोजिया, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, पैंक्रियाटाइटिस। जो पैंक्रियाटाइटिस होता है ये क्यों होगा? क्योंकि जो आपके कैल्शियम स्टोन्स होंगे ये फॉर्म हो जाएंगे पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर, लीडिंग टू पैंक्रियाटाइटिस। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? क्योंकि जब आपका नॉर्मल स्टेट्स होते हैं ना कैल्शियम के, मतलब नॉर्मल लेवल्स होते हैं कैल्शियम के, तो आपकी गट के अंदर नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस चल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। लेकिन जब हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाएगी, पेरिस्टाल्सिस होगा नहीं प्रॉपर्ली, लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया क्यों होता है? ड्यू टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस। मतलब जब यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा निकलता है तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस होता है, मतलब डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेफ्रॉन, या फिर ऑन द इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेफ्रॉन, लीडिंग टू द एडीएच रेजिस्टेंस टू द नेफ्रॉन्स। जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है ना नेफ्रॉन्स के ऊपर, तो फिर वो नेफ्रॉन्स आपके एडीएच को रेजिस्टेंट हो जाता है, लीडिंग टू नेफ्रोजेनिक डीआई, लीडिंग टू पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। और ईसीजी चेंजेस आपको क्या देखने को मिलते हैं हाइपरकैल्सीमिया में? ब्रैडिकार्डिया, एवी ब्लॉक एंड शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। इसका आप एक याद रखें, ये जब कैल्शियम ज्यादा होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है, इट लीड्स टू शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। लेकिन जब कैल्शियम आपका कम होता है ना, तो इट लीड्स टू प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ये आप याद रखिए उल्टा वाला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया का ट्रीटमेंट क्या है भाई? पहले तो आप दीजिए बिस्फॉस्फोनेट्स। बिस्फॉस्फोनेट्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? जैसे कि जोलिड्रोनिक एसिड, पैमिड्रोनेट। ये जोलिड्रोनिक एसिड, पैमिड्रोनेट, ये आपके बिस्फोनेट्स क्या करते हैं ना, ये आपके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं। ठीक है, दूसरे आप दोगे आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स क्या करेगा भाई? आईवी फ्लूइड्स एक्चुअली आपके करेक्ट करेगा डिहाइड्रेशन को। ओके, आईवी फ्लूइड्स के अंदर आप नॉर्मल सलाइन दोगे, साथ में फ्यूरोसमाइड दोगे। फ्यूरोसमाइड क्या है? एक लूप डायूरेटिक है ना, तो ये लूप डायूरेटिक आपकी कैल्शियम को लूज कराएगा, यूरिन के अंदर निकालेगा बाहर। हाइपर कैल्सीमिया की ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है आपका फ्यूरोसमाइड देना। तो आईवी फ्लूइड्स दो, साथ में स्टेरॉइड्स दो। स्टेरॉइड्स मैंने बताया था कि ये विटामिन डी के एक्सेस के कारण अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होगा, या फिर सार्कोइडोसिस के कारण अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होगा, तो इन दोनों चीजों को आपका स्टेरॉइड्स ट्रीट कर सकता है। कैल्सिटोनिन ये भी देंगे इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि इसका एक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है टू पैराथायराइड हार्मोन। ये शिफ्ट करता है कैल्शियम को फ्रॉम ब्लड टू बोन अगेन। या फिर कोई अंडरलाइंग एटियोलॉजी होगी जो कि हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर रही होगी, तो उसको आप डायरेक्टली ट्रीट कीजिए। या फिर आप ये ड्रग दीजिए जिसे हम कहते हैं डेनोसुमैब। ये जो डेनोसुमैब होता है, ये एक लाइगैंड को इनहिबिट करता है, और ये लाइगैंड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, ये रैंक लाइगैंड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन या फिर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। तो अगर इसको ही इनहिबिट कर दिया तो आपके इस ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन ही नहीं होगा और बोन का रिजॉर्प्शन ही नहीं होगा। इसलिए डेनोसुमैब जो होता है ये मोस्ट पोटेंट एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट होता है। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी यूज करते हैं। तो इसका भी आप याद रखें कि अगर कैल्शियम के लेवल्स आपके माइल्ड इंक्रीज होंगे, मतलब माइल्ड इंक्रीज मतलब 11th to 12th के इंक्रीज में होंगे, इस लेवल्स में होंगे, तो आप आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हो। सिर्फ आईवी फ्लूइड्स दो, फ्यूरोसमाइड देने की जरूरत नहीं है। आईवी फ्लूइड्स दोगे तो आपका कैल्शियम जो है डायल्यूट हो जाएगा और हाइपर कैल्सीमिया ट्रीट हो जाएगा। लेकिन मॉडरेट इंक्रीज अगर है, हाइपर कैल्सीमिया मॉडरेट है, 12 से 15 के अंदर लेवल्स है, तो आईवी फ्लूइड्स दो, साथ में फ्यूरोसमाइड दो। अगर सीवियर हाइपर कैल्सीमिया है, तो सीवियर हाइपर कैल्सीमिया के अंदर आप क्या दोगे? आईवी फ्लूइड्स दोगे अलॉन्ग विद फ्यूरोसमाइड, साथ में आप ड्रोनेट मतलब कौन से, ये वाली बिस्फोस्फोनेट्स दोगे, प्लस माइनस डायलिसिस। फिर हम बात करते हैं अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है कैल्शियम की। डाइटरी डेफिशिएंसी मतलब क्या? कि खाने में आपके कैल्शियम नहीं मिल रहा उतना। ओके, अगर डाइटरी डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की, तो उससे सीरम आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाएगा। जब भी सीरम आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड को टू रिलीज पैराथायराइड हार्मोन। जब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो ये बढ़ क्यों रहा है? ड्यू टू डिक्रीज्ड कैल्शियम इन दी सोडियम, डिक्रीज कैल्शियम इन द सीरम। और ये डाइटरी डेफिशिएंसी थी कैल्शियम की, उसके कारण आपका पैराथायराइड हार्मोन बढ़ रहा है ना, तो इट इज सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये प्राइमरी नहीं है, यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण कैल्शियम बढ़ रहा है, इसलिए कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके ट्रीटमेंट में कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन देंगे, जो कि इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को। फिर हम बात करते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म के बारे में। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? पहला कॉज तो सर्जरी, जैसे कि थायराइडेक्टोमी, उसमें पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल जाती है। दूसरा रेडिएशन। तीसरा ऑटो इम्यून कंडीशंस जो कि आपके पैराथायराइड ग्लैंड को अटैक करती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका सीरम पीटीएच जो है, पैराथायराइड हार्मोन, ये कम हो जाता है। जब सीरम पीटीएच आपका कम हो जाएगा तो सीरम के अंदर कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाएंगे, फॉस्फेट के लेवल्स बढ़ जाएंगे, यूरिन के अंदर कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे और फॉस्फेट के लेवल्स घट जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स इसके कारण क्या आएंगे? क्लिनिकल फीचर्स आएंगे टिंगलिंग, पैरास्थेशिया, पेरिओरल नमनेस, चेस्ट एक्शन एंड ट्रोजेसाइन। क्यों आते हैं ये सारे आपके क्लिनिकल फीचर्स, वो समझाते हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम गार्डिंग,
हाइपर कैल्सीमिया के अंदर क्या हो रहा था ना, कैल्शियम गार्डिंग आपकी बढ़ जा रही थी। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या होगा, कैल्शियम गार्डिंग कम हो जाएगी। अब थोड़ा सा भी अगर सोडियम रिलीज होगा तो वो थोड़ा सा भी सोडियम जाके न्यूरॉन्स को डिपोलराइज कर देगा, तो थोड़ा सा भी सोडियम जो होगा वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। तो इसलिए ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम गार्डिंग ये सारे सिम्टम्स आएंगे आपको। टिंगलिंग क्यों आएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा भी सोडियम रिलीज होगा तो वो न्यूरॉन्स को जो है स्टिमुलेट कर देगा, कहां पर भी आपके हाथों के न्यूरॉन्स को वगैरह वगैरह, सेंसरी नर्व्स को जो है स्टिमुलेट कर देगा। थोड़ा सा भी अगर सब थ्रेशोल्ड रिलीज भी होगा सोडियम का तो लीडिंग टू टिंगलिंग पैरास्थेशिया। जॉयस्टिक स्ट्रेन नॉर्मली कैसे आती है, आप टैप करते हो पैराथायरॉइड के ऊपर, छोटा सा टैप करते हो, तो इस छोटे से टैप पर नॉर्मली ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए क्या, नहीं करनी चाहिए। छोटा सा टैप अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड पे करोगे तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर आप छोटा सा भी टैप अगर करोगे तो थोड़ा सा सोडियम जो रिलीज होगा वो जाके उस मसल्स को स्टिमुलेट कर देगा, वो उन जाके मसल्स को डिपोलराइज कर देगा, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम गार्डिंग ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। तो आपको पेरी ओरल ट्विचिंग देखने को मिलेगी ड्यू टू दिस हाइपोकैल्सीमिया, पेरियोरल ट्विचिंग देखने को मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं चोस्टेक साइन। फिर एक होती है ट्रोजे साइन। ट्रोजे साइन के अंदर क्या होता है, बीपी कफ आपने लगाया, पहले सिस्टोलिक बीपी आपने कैलकुलेट किया, उससे ज्यादा सिस्टोलिक बीपी से 20 mmHg ज्यादा जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे फॉर समथिंग 5-10 मिनट का टाइम होता है तो कार्पोपिडल स्पाज्म आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चार क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखना है। ये चार क्लिनिकल फीचर्स हाइपोकैल्सीमिया के। ट्रीट कैसे करोगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दो, विटामिन D3 दो, इंजेक्शन दो पैराथायरॉइड हार्मोन का। और इन्वेस्टिगेशन में आपको ये कुछ इस तरीके से सीरम कैल्शियम घटा हुआ दिखेगा और आपको सीरम फॉस्फेट बढ़ा हुआ दिखेगा और सीरम के अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो कम दिखेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सूडो हाइपो पैराथायरॉइडिज्म के बारे में। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है विद द कंप्लेंट्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, मतलब टिंगलिंग, पैरास्थेशिया, पेरियोरल नमनेस, चोस्टेक साइन पॉजिटिव, ट्रोजे साइन पॉजिटिव, ऐसी कोई कंप्लेंट्स के साथ आपका पेशेंट आता है, तो आपने उसका सीरम कैल्शियम चेक किया, सीरम कैल्शियम उसका कम आया, आपने उसका सीरम फॉस्फेट चेक किया, उसका सीरम फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, फिर आपने उसके पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल्स को चेक किया, आप थोड़े से हैरान हो गए कि कैल्शियम कम है सीरम के अंदर लेकिन पैराथायराइड जो है सीरम के अंदर बढ़ा हुआ है, मतलब ये उल्टा नहीं चल रहा, क्योंकि ये हाइपोपैराथायराइडिज्म का तो केस नहीं है। तो ये एक्चुअल में है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म का केस। ये आपको पता कैसे चलेगा, आपका पता चलेगा वाया यूरिन सीएमपी के थ्रू। यूरिन सीएमपी जो होगा वो कम होगा, तो आपको पता चलेगा कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये रिलीज तो हो रहा है सीरम के अंदर, इसके रिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा। चूंकि ये रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए कैल्शियम का यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन हो जा रहा है और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। तो अब जो आपका ये सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है ना, ये मैंने बताया था ना कि पैराथायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं। एक जीएस अल्फा सब यूनिट था, एक जी नास सब यूनिट था। तो इन दोनों के प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर जीएस अल्फा सब यूनिट के अंदर प्रॉब्लम होगा तो कुछ आपका जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे थोड़े से एडिशनल होंगे। जी नास सब यूनिट अगर होगा उसके अंदर म्यूटेशन होगा तो कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। तो जो पहला टाइप है आपका सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म का वो है PHP1A। इसमें आपका जो म्यूटेशन होता है, जो डिफेक्ट होता है वो जीएस अल्फा जीन के अंदर होता है। और जब भी जीएस अल्फा जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो आपको दो चीजें याद रखनी है। जीएस अल्फा जीन दो चीजों को कंट्रोल करता है। जीएस अल्फा जीन जो होता है ये जीएस अल्फा सब यूनिट ऑफ पैराथायराइड रिसेप्टर को भी कंट्रोल करता है, साथ में ये स्केलेटल डेवलपमेंट करवाता है। इधर लिख देते हैं स्केलेटल डेवलपमेंट, ये स्केलेटल डेवलपमेंट भी कराता है जीएस अल्फा जीन, और साथ में ये जीएस अल्फा सब यूनिट जो होता है पैराथायराइड रिसेप्टर का उसको भी बनाता है। ठीक है, जब जीएस अल्फा जीन का म्यूटेशन होगा तो आपका जीएस अल्फा रिसेप्टर का जो सब यूनिट रहेगा वो बनेगा नहीं, और साथ में स्केलेटल डेवलपमेंट भी प्रॉपरली होगी नहीं। जब ये दोनों चीजें नहीं होगी तो पहली बात तो क्या आएगा, इसके कारण पैराथायराइड हार्मोन को रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओके, टू दी रिसेप्टर, रिसेप्टर काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्केलेटल डेवलपमेंट होगी नहीं। तो जीएस अल्फा जीन का जब म्यूटेशन होता है तो पहली चीज तो आपको ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगी कि पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होते हुए भी आपको कैल्शियम जो है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा होगा, जिसके कारण सीरम कैल्शियम कम होगा। और आपको एएचओ देखने को मिलेगा। एएचओ क्या है, अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ये आपका स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी है जो देखने को मिलती है ड्यू टू जीएस अल्फा जीन म्यूटेशन। इसमें ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो आप बाद में देखते हैं। लेकिन सेम चीज अगर जीए नास जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसको हम बोलेंगे सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म 1B। जब जीन नास जीन का म्यूटेशन होता है ना तो इसमें स्केलेटल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, स्केलेटल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। बस जो जीनस सब यूनिट है आपके रिसेप्टर का, पैराथायराइड रिसेप्टर का, उसमें बस प्रॉब्लम हो जाएगा जिसके कारण सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा टू पैराथायराइड हार्मोन। बाकी स्केलेटल डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा जीनास जीन के म्यूटेशन के अंदर, इसलिए इसके अंदर एएच आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये सारा सेम होगा। फिर PHP2 जो होता है, PHP2 क्या होता है, PHP2 होता है आपका सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म
टू, इसके अंदर भी ये दोनों चीजें तो सेम ही है, मतलब इसके अंदर भी कैल्शियम, आपका सीरम कैल्शियम कम है, सीरम फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, सीरम पीटीएच बढ़ा हुआ है, लेकिन यूरिन सीएमपी इसके अंदर बढ़ा हुआ रह सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। ओके, यूरिन सीएमपी इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल या फिर बड़ा हो सकता है। मतलब इसमें डिफेक्ट आपके रिसेप्टर के लेवल पर नहीं है, जो आपका डिफेक्ट है इट इज डिस्टल टू सीएमपी। मतलब ये आपको अगर इस डायग्राम में समझो, तो आपका जो PHP2 है उसमें ये रिसेप्टर सब नॉर्मल है, ये एएमपी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये सीएमपी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण सीएमपी आपके यूरिन के अंदर आ भी जा रहा है, सीएमपी के लेवल्स यूरिन के अंदर नॉर्मल है। लेकिन जो मैंने बताया था ना कि सीएमपी फॉर्म होने के बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चालू होती है, जो कि इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने का काम करती है। इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में कहीं तो भी प्रॉब्लम है, डिस्टल टू सीएमपी कुछ तो भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण PHP2 के अंदर आपका सीएमपी यूरिन के अंदर तो नॉर्मल हो जाएगा, सीएमपी यूरिन के अंदर नॉर्मल आएगा, लेकिन आपका जो फॉस्फेट का नॉर्मली एक्सक्रीशन होना चाहिए वो एक्सक्रीशन होगा नहीं, फॉस्फेट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो कैल्शियम है उसका रीअब्सॉर्प्शन होगा नहीं, वो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के अंदर, इसलिए सीरम कैल्शियम आपका कम आएगा। ठीक है, तो ये आपका PHP2 हो गया। PHP2 के अंदर भी आपको ये AHO देखने को नहीं मिलेगा। और लास्ट में होता है सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट पैराथायरॉयड हार्मोन सीएमपी इन सारों के सारों लेवल्स होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, सारों के सारों लेवल नॉर्मल होते हैं। प्रॉब्लम बस होता है जीएस अल्फा जीन में, जीएस अल्फा जीन में बस डिफेक्ट होता है। अब जीएस अल्फा जीन में जब डिफेक्ट होता है ना, तो पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया हाइपरफॉस्फेटिमिया इन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट ही नहीं करेगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द कंप्लेंट्स ऑफ दिस, एएचओ के साथ सिर्फ आएगा पेशेंट, एएचओ फिनोटाइप के साथ, ब्रैकेडेक्टाइली, राउंड फेस, अर्ली ऑनसेट ओबेसिटी, अल्टर्ड कैल्सिफिकेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, इन कंप्लेंट्स के साथ आपका पेशेंट आएगा सर कि शॉर्ट स्ट्रेचर है, जब छोटा रहेगा तभी आ जाएगा। तो ये होगा आपका सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो कुछ इस तरीके से हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को पैराथायरॉयड ग्लैंड के। अगले लेक्चर में हम थायराइड समझेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय।